तो नॉर्थ इंडिया की मेरे हिसाब से ये पहली बाइक थी जो डिलीवरी मैंने ली थी। 450 किलोमीटर की फ्यूल टैंक रेंज मिलती है। अगर आप ब्रेकफास्ट राइड पर जा रहे हैं और आपके साथ बड़ी बड़ी बाइक्स जा रही हैं, 650 सीसी बाइक्स जा रही हैं और आप इस बाइक पे जा रहे हो, तो आपको बस परफॉर्मेंस मोड में इसको थ्रॉटल थोड़ा सा खींचना है और ये बाइक देखते देखते गोली हो जाएगी। अब सिटी के अंदर कैसी परफॉर्मेंस है, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है वहाँ पे कैसी परफॉर्म करती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इंजन के अंदर पोटेंशियल तो काफ़ी है क्योंकि 40 bhp की पावर है। हालांकि उतनी पावर यूज़ प्रैक्टिकली नहीं हो पाती है हाईवे पे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। बहुत लोगों का सवाल है कि यार इसमें वाइब्रेशंस कैसी हैं, और कमेंट्स में काफ़ी सारे भाइयों ने, काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि यार मेरे पास 150 सीसी बाइक है या फिर मेरे पास कम सीसी वाली बाइक है, उसके बाद डायरेक्टली क्या मैं इस बाइक पे आ सकता हूँ। तो अब दोस्तों बात करते हैं पहाड़ों में कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मैं टूर पे जब भी लेके गया हूँ तो मैं दिल्ली टू हिमाचल जाता हूँ, मैं अक्सर पहाड़ों में जाता हूँ टूर पे। और क्वालिटी में कहाँ कमी है वो मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ। तो ये जो टायर है ये कॉर्नरिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें कमी क्या है, प्रॉब्लम ये होती है। व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुरिल्ला 450 का ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि मैंने बाइक को चला दिया है 5000 प्लस किलोमीटर। आइए आपको मैं ओडोमीटर में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ओडोमीटर में 5416 किलोमीटर हो गए। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ, पिछले 5000 किलोमीटर में मैंने कहाँ कहाँ इस बाइक को राइड किया, तो वो सारा मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं इस बाइक को टूर पे भी लेके गया हूँ, विद पिलियन भी टूर किया है और पहाड़ों पे लेके गया हूँ, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करी है। उस सब का जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। ये बाइक मेरे को दिल्ली में ऑन रोड पड़ी थी 2,95,000 के आसपास, क्योंकि ये टॉप वाला वेरिएंट है। और उसके अलावा बाद में जो ऊपर से खर्चा हुआ है, जो एक्सेसरीज़ हैं वो सारी लिस्ट में लगी है, जिसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जो भी एक्सेसरीज़ में लगी है उसके बारे में। पूरी कंप्लीट बाइक अगर आप देखेंगे विद एक्सेसरीज़ तो मेरे को पड़ी थी लगभग 3,12,000 या 3,15,000 के आसपास। और ये बाइक लॉन्च हुई थी 27 या 29 जुलाई के आसपास, और 30 जुलाई को इस बाइक की मैंने डिलीवरी ले ली थी। तो नॉर्थ इंडिया की मेरे हिसाब से ये पहली बाइक थी जो डिलीवरी मैंने ली थी, और डिलीवरी की वीडियो भी हमने यूट्यूब पर डाली थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के लुक्स के बारे में। तो लुक्स वैसे सब्जेक्टिव टॉपिक है, बट मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बताऊंगा लुक्स कैसे हैं। वैसे आपको हाइट में अगर आप देख रहे होंगे फ़िलहाल, तो ये बाइक हाइट में आपको शायद छोटी लग सकती है, लेकिन काफ़ी लंबी है, टैंक काफ़ी चौड़ा लगता है। और तो बाइक जो है वो एक अच्छी फील देती है, बिग थोड़ी सी मतलब देखने में बड़ी लगती है। फ़ोटो में आपको शायद छोटी लग रही होगी। कुछ लोग कहते होंगे कि शायद ये हंटर जैसी है, लेकिन ये हंटर से काफ़ी बड़ी लगती है देखने में। और इस बाइक को रोड पे कहीं भी लेके निकलते हैं ना, तो इस बाइक को काफ़ी अटेंशन मिलता है। जहाँ भी जाते हैं तो लोग देखते हैं कि ये कौन सी बाइक है, तो बताना पड़ता है कि ये रॉयल इनफील्ड की बाइक है, किसी को यकीन नहीं होता। अगर आप इस बाइक को लेने का सोच रहे हैं तो रॉयल इनफील्ड की बाइक के बारे में आपके जो भी पुराने विचार है ना, वो सारे हटा दो, क्योंकि पुरानी आरई की बाइक से बिल्कुल मिलती नहीं है। पहली बात तो आरई की जो लेगेसी थी वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन था, तो ये वो नहीं है। ये बहुत ही अपडेट कर दिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है। ये है लिक्विड कूल्ड इंजन और ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, जो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस इंजन है। तो ये 450 सीसी का इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है मैक्स पावर 40 bhp और टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है 40 Nm। तो ये आपकी रेगुलर रॉयल इनफील्ड नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल है। जो टायर्स हैं इस बाइक में वो सेगमेंट में और किसी बाइक में नहीं है इतने वाइड टायर, क्योंकि फ्रंट में 120 सेक्शन आपको टायर मिल जाता है, जो किसी और बाइक में फ़िलहाल नहीं है, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड बाइक में नहीं है। और रेयर का जो टायर है वो 160 सेक्शन का है, तो बहुत ही वाइड चंकी टायर्स है इस बाइक के। रोड पे अपीयरेंस जो है ना, वो इसका लुक जो है वो काफ़ी एनहांस हो जाता है इन टायर की वजह से, वाइड प्रोफाइल टायर है। तो इसमें आपको ऑल LED सेटअप मिल जाता है, यानी कि जितनी भी लाइट्स हैं, ये बैक लाइट हो गई, फ्रंट लाइट हो गई, हेडलाइट है, जो इंडिकेटर्स हैं, टर्न सिग्नल्स हैं, पूरा LED सेटअप इसके अंदर, हेलोजन इसके अंदर नहीं है। और एक चीज़ जो इस बाइक को दूसरी बाइक से खास बनाती है सेगमेंट में, और किसी बाइक में वो चीज़ नहीं है, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो बहुत अच्छी है। इतनी लार्ज कलर TFT डिस्प्ले किसी और बाइक में सेम कैटेगरी में नहीं आ रही है, ट्रायम्फ में चाहे आप देख लो चाहे। और जो काफ़ी कन्वीनियंट इसके अंदर मुझे लगा वो ये है कि जैसे मैं टूरिंग पे जाता रहता हूँ, तो टूरिंग के लिए यहाँ पे अब फ़ोन माउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर जो गूगल मैप है आपका वो कनेक्ट हो जाता है डायरेक्टली स्क्रीन पे। टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं, डायरेक्टली जैसे आप अपनी फ़ोन के डिस्प्ले पे आप गूगल मैप्स देखते हैं ना, वैसा एज इट इज़ इस पर दिखता है। लेकिन उसका एक डाउन साइड भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। चलो मैं आपको इसके ऊपर बैठ के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मेरी हाइट है 5.6 इंचेस, मेरे ऑलमोस्ट फ्लैट फुट हो पा रहे हैं।
मेरे दोनों पैर ऑलमोस्ट 90% पूरे ज़मीन पे हैं, तो मैं इस पे पूरा आ पा रहा हूँ। तो जिसकी हाइट 5.4 है वो भी इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। 5.4 से लेके 5.8 तक जिनकी हाइट है उनको ये बाइक सूट करेगी। अगर आप थोड़े ज़्यादा लंबे हैं तो आपके ऊपर ये बाइक थोड़ी सी छोटी लगेगी। तो इसके जो हैंडल हैं ये काफ़ी वाइड है, काफ़ी वाइड हैंडल बार है, तो आपको काफ़ी कमांडिंग पोस्चर मिलता है राइड करने के टाइम पे। और देखने में मतलब बाइक काफ़ी मैसिव, चौड़ी, वाइड लगती है। पोस्चर जो है ना, ये देखो, ये ऐसे अगर मैं पैर रख लेता हूँ तो पैर जो है वो थाइस के नीचे आते हैं, तो पोस्चर काफ़ी अच्छा बनता है। और ये कंफर्टेबल पोस्चर है। इस पर मैं लॉन्ग राइड पे भी गया हूँ, लॉन्ग टूर पे गया हूँ, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने पूरे दिन राइड करी है इस बाइक पे। दिल्ली से हिमाचल गया हूँ तो लंबी राइड में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर है इसका। और ट्रैफिक की अगर बात करें, ट्रैफिक में राइड करने के लिए इसकी हैंडलिंग वो काफ़ी अच्छी है, मतलब मनूवरेबल बहुत है, ये बहुत ईजिली ट्रैफिक में ऐसे से निकल सकती है। और टर्निंग रेडियस की अगर उसमें आप बात करेंगे, टर्निंग रेडियस अलग चीज़ है। इसका जैसे हैंडल जो है ना वो कम मुड़ता है, तो टर्निंग रेडियस इसका ज़्यादा है। अगर आपको यू टर्न लेना है तो इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए यू टर्न लेने के लिए, लेकिन ट्रैफिक में आपको इधर उधर ऐसे स्विच करते हुए जाना ना, तो वो काफ़ी ईजी है, क्योंकि व्हील बेस जो है वो थोड़ा शॉर्ट है और टायर जो है वो 17 इंच के हैं, जिसके अंदर आपको ईजिली मनूवर आप कर सकते हो किसी भी बाइक को, इस बाइक को। ऊपर से वाइड हैंडल बार मिलता है, तो हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। मतलब आप 5 की स्पीड, 5-6 की स्पीड में, मतलब बिल्कुल जो डेड स्लो होती है ना, उस स्पीड में बाइक आप इजीली बिना पैर नीचे रखे ना इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो अब स्पेसिफिकली इसकी सीट की बात कर लेते हैं। जो सीट है ना इसकी, ये कुशन जो है सीट का वो तो काफ़ी अच्छा है, मतलब सीट सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है। आप बैठोगे उसके ऊपर ज़्यादा देर तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सीट की जो ये शेप है ना, स्पेशली ये राइडर सीट की, ये आगे वाली, इसकी जो शेप है इस तरीके से स्पून शेप जो है, ये कहीं ना कहीं मुझे इरिटेटिंग लगती है। क्योंकि ये एरिया तो इतना है, लेकिन आपको जब बैठोगे इसके ऊपर तो आप या तो यहाँ बैठोगे या ऐसे बैठोगे, तो ये पीछे का इतना एरिया और आगे का इतना एरिया इसमें वेस्ट हो रहा है। ऊपर से वो थोड़ा थोड़ा मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है बैठने के लिए। तो इसकी एक अलग से सीट आती है टूरिंग वाली, एक्सेसरीज़ में मेरे ख्याल से 5-5.5 हज़ार की आती है। वो थोड़ी सी फ्लैट टाइप है, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। जिनकी हाइट छोटी है तो ये लो राइडर सीट बोलते हैं इसको, तो उसके हिसाब से उनके लिए ठीक है ये। बट हाँ, जो कमी थी इसके अंदर वो मैंने आपको बता दी कि ये इरिटेट करती है मुझे तो ये, क्योंकि इसमें यहाँ बैठो कि यहाँ बैठो, ऊपर से फिर ये आगे पीछे होना ना, तो वो आप एक स्टक हो जाते हो एक पोजीशन में, आगे पीछे होने का आपको रूम नहीं मिलता। और पिलियन सीट की अगर बात करें तो पिलियन के लिए ये देखो, ये इतना बहुत कम स्पेस मिलता है बैठने के लिए, तो काफ़ी टाइट स्पेस है पिलियन के लिए तो बैठने के लिए। पिलियन के साथ हमने राइड करी है। जो कैमरे के पीछे मेरा भाई पंकु पलसरिया, वो ही पीछे बैठ के गया था। कभी वो राइड कर रहा था, मैं पीछे बैठ रहा था, कभी मैं राइड कर रहा था, वो पीछे बैठा था बाइक को चेक करने के लिए कि पिलियन कंफर्ट कैसा है। तो पिलियन शॉर्ट राइड पे आप लेके जा सकते हैं, सिटी में राइड करनी है, ब्रेकफास्ट राइड वैसे लेके जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टूरिंग के लिए ना पीछे पिलियन कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है इस बाइक में। क्योंकि हम इंडियंस का क्या है कि हमें एक ही बाइक चाहिए जिस पर हमें सारी चीज़ें करनी है। फिर भी अगर आपको पिलियन के साथ अगर बाई चांस टूर पे जाना है तो इस पर आप बैक रेस्ट लगवा लो, थोड़ा सा कंफर्ट आपका बढ़ जाएगा। और साथ साथ उसमें एक सीट आती है फेगो की, जिसके अंदर आप हवा भर सकते हो, पंप सा होता है उसमें, तो वो एयर सीट होती है, वो थोड़ी और कंफर्टेबल होती है। वो लगा के पिलियन अगर बैठेगा और पीछे बैक रेस्ट होगा तो टूरिंग भी हो पाएगी इस बाइक पे। अब टूरिंग की हमने बात छेड़ ही दी है, तो अब टैंक की बात कर लेते हैं। तो इसका जो टैंक है ये देखने में काफ़ी मैसिव लगता है, बट ये बहुत छोटा टैंक है, ये 11 लीटर का है। और टूरिंग के लिहाज से ना ये काफ़ी छोटा है। हालांकि मैं इस पर टूर करता हूँ, बट एक प्रॉब्लम ये आती है कि 220 या 240 किलोमीटर की रेंज मिल पाती है। 220 किलोमीटर के बाद मुझे सोचना पड़ जाता है कि हाईवे से कोई एग्ज़िट देखो, और एग्ज़िट देख के फिर पेट्रोल पंप ढूंढो और फिर फ्यूल टॉपअप कराओ। जैसे ही 200 किलोमीटर बाइक हिट करती है ना, तो आपके माइंड में ये रहता है, चलता रहता है कि अब फ्यूल टॉपअप कराना है। क्योंकि 220 से 240 किलोमीटर के आसपास ना आपको ये फ्यूल टॉपअप की वार्निंग दे देगा, इंडिकेशन दे देगा कि फ्यूल टॉपअप कराओ, फटाफट पेट्रोल पंप पे जाओ। पूरा जो फ्यूल है वो आप यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर आते हैं फ्यूल इंजेक्टर। मतलब इसमें क्या, आजकल सभी बाइक्स में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, तो 11 लीटर पूरा तो आप यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि तेल 2 से 3 लीटर आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो जल सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। टैंक रेंज काफ़ी कम मिलती है, क्योंकि इससे पहले जो मैं बाइक चला रहा था, होंडा CB350 या और भी जो बाइक्स हैं, आरी की ही देख लो तो 13-14 लीटर का उसमें मिलता है। होंडा में मुझे 15 लीटर का टैंक मिलता है, तो उसके अंदर जो माइलेज के हिसाब से देखें तो 450 किलोमीटर की फ्यूल टैंक रेंज मिलती है।
पूरे दिन टूर करना हो ना तो 200 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, 220 किलोमीटर। यानी कि अगर आप टूर पे जा रहे हो तो आपको दिन में 2 बार कम से कम फ्यूल टॉपअप करवाना पड़ेगा, एक सुबह और एक बीच में एक बार और। हालांकि इसको मैं प्रॉब्लम नहीं कह सकता, इसको कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाइक जो है ये रोडस्टर सेगमेंट में है और ये हाईवे टूरिंग के लिए बनाई ही नहीं है आरी ने। हाईवे टूरिंग या एडवेंचर टूरिंग के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए उन्होंने हिमालयन बनाई है, जिसमें 17 लीटर का आई थिंक फ्यूल टैंक आता है, तो उसकी टैंक रेंज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो कंप्लेन तो नहीं कर सकते, बट क्योंकि ये ओनरशिप रिव्यू है तो आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हो, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि टैंक रेंज कितनी आती है, जो भी आप लेने के लिए सोच रहे हैं, जिन्होंने ये बाइक लेने के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए, तो ये पॉइंट रखना ज़रूरी है। अब जो इस बाइक की सबसे बेस्ट चीज़ है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है इसका इंजन, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पावर फिगर्स मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई दिए। तो परफॉर्मेंस की अब मेनली बात करते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में यार ये बाइक बीस्ट है। मतलब ये देखने में जो शायद थोड़ी बहुत छोटी आपको लग रही हो, पर इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो, ये रॉकेट है। इसके अंदर 2 मोड आते हैं, परफॉर्मेंस मोड और इको मोड। परफॉर्मेंस मोड में अगर आप इसको चला रहे हो तो पहले गियर में तो ये आपको नॉर्मल बाइक लगेगी, लेकिन जैसा ही सेकंड गियर आप लगाओगे ना तो ऐसा लगता है कि बाइक आगे से उड़ जाएगी, व्हीली पॉपअप हो जाएगी। मतलब इतनी पावर है इसके अंदर, रॉकेट बन जाती है बाइक। बहुत ही अग्रेसिव है ये बाइक। पावर डिलीवरी ना इसकी बहुत ज़्यादा रैपिड पावर डिलीवरी होती है। अगर आप ब्रेकफास्ट राइड पर जा रहे हैं और आपके साथ बड़ी बड़ी बाइक्स जा रही हैं, 650 सीसी बाइक्स जा रही हैं, और आप इस बाइक पर जा रहे हो, तो आपको बस परफॉर्मेंस मोड में इसको थ्रॉटल थोड़ा सा खींचना है और ये बाइक देखते देखते गोली हो जाएगी। तो ऐसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो टॉप स्पीड इस बाइक की शायद 150 तक है। मैं हालांकि उतना लेके नहीं जाता, मैं हाई स्पीड में चलाने का शौकीन नहीं हूँ। मैंने एक बार टूरिंग पे चेक करी थी तो शायद 135 के आसपास तक मैं लेके गया हूँ। लेकिन अगर आप फास्ट राइड करते हैं तो ये बाइक 150 तक जा सकती है। अब सिटी के अंदर कैसी परफॉर्मेंस है, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है वहाँ पे कैसी परफॉर्म करती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाईवेज़ पे जहाँ पे ओपन स्पेस है उसके लिए तो ये बाइक बहुत सही है, क्योंकि ये हाई आरपीएम पे चलती है। 3000 4000 प्लस पे अगर आप चलोगे ना तो इसको बाइक को खींचने में मज़े आते हैं। लेकिन जब आप चल रहे हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में और स्पेशली गर्मी में, तो एक तो ये हीट बहुत ज़्यादा होती है, आपकी टांगें जल जाएंगी। मतलब हीट बहुत ज़्यादा होती है जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है दिल्ली गुड़गांव का ऑफिस वाली टाइमिंग में, तो बहुत ज़्यादा हीट होता है इसका ये, जो कि लाजमी है। 450 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है और ये रेडिएटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो रेडिएटर से थोड़ी सी हवा, जो गर्म हवाएं हैं वो लगती है आपकी टांगों पे। और इसको ट्रैफिक में चलाने में ना बार बार गियर अप डाउन करने पड़ते हैं, बार बार गियर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता। अगर आप इसको सोच रहे कि आप इससे डेली कम्यूट करेंगे तो ये बात आपके लिए जानना ज़रूरी है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या सिटी ट्रैफिक में बार बार गियर अप एंड डाउन करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके गियर जल्दी अप एंड डाउन होते हैं। मतलब एक गियर में ये लंबा नहीं चलती। आप पहले गियर में चलोगे तो आपको 20 की स्पीड तक आप लेके जाओगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा रेव हो रहा है। आप गियर चेंज करोगे फिर आपको लगेगा गियर आपको दोबारा डाउन करना पड़ेगा, तो ऐसा होता है। तो 3000 4000 आरपीएम के बाद, मतलब यानी कि जब खुला स्पेस हो ना, तो ये बाइक अच्छी है। अगर आपने किसी ने KTM चलाई हो या KTM किसी ने रखी हो, तो ये KTM के जो इंजन है ना, ये थोड़ी वैसी परफॉर्म करती है, अग्रेसिव है बहुत। सिटी में ये बाइक देती है 23 से 25 की माइलेज, यानी कि 23 से 25 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में। लगभग 100 रुपये में इतने किलोमीटर चलती है। 95-96 के आसपास का रेट है मेरे ख्याल से। और हाईवे पे ये दे देती है 30 के आसपास की माइलेज। अगर इको मोड में आप चला रहे हो तो 34 तक भी दे सकती है, बट फिर उसमें इतनी पावरफुल बाइक लेके उतनी, मतलब 80 पे क्रूज़ करना और वैसे कम उसमें चलाना ना, तो फिर वो उतना मज़ा नहीं आता। तो आप 30 की माइलेज मान के लो, 30 की माइलेज आपको मिल जाएगी अगर आप हाईवे पे टूरिंग कर रहे हो और क्रूज़ कर रहे हो। उसमें आप 100 की स्पीड पे भी पूरे दिन क्रूज़ करोगे ना, 90-100 तो ये आपको दे देगी 30 की माइलेज निकाल के। तो इंजन के अंदर पोटेंशियल तो काफ़ी है, क्योंकि 40 bhp की पावर है। हालांकि उतनी पावर यूज़ प्रैक्टिकली नहीं हो पाती है हाईवे पे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ब्रेकफास्ट राइड पे आप जाते हो, संडे राइड पे आप जाते हो, तो आपको 50 किलोमीटर के विदिन आपको ट्रैवल करना होता है। उसमें आप 130-140 तक बाइक को लेके जा रहे हो, तो वो उसमें आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जब आप टूर पे होते हो ना, तो आपको 80-100-110 एक ही स्पीड पे लंबा पूरे दिन चलना होता है। इसलिए क्योंकि नेकेड टाइप की बाइक है, इसमें आगे विंड प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है ना, तो अगर आप 100 से ऊपर जाओगे तो उस पर विंड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा। तो पावर इस बाइक में बहुत है, हाई स्पीड, टॉप स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है। मैं इसको 80-100 ही रखता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा विंड ब्लास्ट होगा आप उतना जल्दी थकोगे, उतना जल्दी आप ब्रेक्स लोगे और आपकी जर्नी उतनी ज़्यादा घंटे लगेंगे। तो लंबा जाना है तो इसको आप 80 से 100 पे चलाओ हाईवे पे, वो बेस्ट है।
क्योंकि अगर इसमें वाइज़र वगैरह होते जैसे KTM एडवेंचर में है या और NX 500 वगैरह में थोड़ी टॉल विंड स्क्रीन है, तो उसमें आप 120 भी कभी कभी कर सकते हो, क्योंकि विंड प्रोटेक्शन मिल जाता है, आपको थोड़ा कम्फर्टिंग मिलेगा। तो अगर आप टूरिंग के लिए सोच रहे हो इस बाइक के बारे में, तो दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि फ्यूल टैंक रेंज कम है, दूसरा 450 सीसी का इंजन है, 40 bhp की पावर है, बट वो आपको उतना यूज़ नहीं कर पाओगे। जो टॉप स्पीड इसकी मिलती है 150, वो आप उतनी यूज़ नहीं कर पाओगे, रखने आपको 100 के आसपास ही पड़ेगी, विंड ब्लास्ट जो आगे से लगता है उसकी वजह से। और हाँ, हाईवे पे या टूरिंग पे जो मज़ा इसमें है, जो इसके अंदर प्लस पॉइंट है, जैसे बीच में ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं और आपको ओवरटेक करना है, कोई भी गाड़ी, चाहे आप 100 की स्पीड में हो चाहे 80 की स्पीड में हो, आपको दिख रहा है कि आपको ओवरटेक करना है, तो आपको बस किसी भी गियर में आप हो, चाहे इको में हो चाहे परफॉर्मेंस में हो, आपको थ्रॉटल हल्का सा देना है और ये बाइक आपको ले जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है हाईवे पे बीच में अगर आपका मन करे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही स्पीड पे क्रूज़ करते रहना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो बीच में अगर आपको थोड़ा सा थ्रिल चाहिए तो आप इसको फिर थोड़ा सा रेव करो ज़्यादा और फिर ज़्यादा भगाओ, 120 130 एक बार हो गई, फिर आप वापस 100 पे आ जाओ। हालांकि इंडियन रोड जितने भी हैं जिन पे हम ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं वो इतने बढ़िया नहीं है कि उस पर आप 100 से ऊपर जा सको, एक्सप्रेस वेज को छोड़ के। और इंडिया में अभी ज़्यादातर एक्सप्रेस वेज पर तो बाइक अलाउड नहीं है। जो यूपी के एक्सप्रेस वेज है उन पे भी कहीं अलाउड है, और उसमें बीच में कई बार वो अलाउ कर देते हैं, कई बार बीच में वो बंद कर देते हैं। तो ज़्यादातर तो आपको नॉर्मल हाईवेज पे ही चलानी है बाइक, तो 100 की स्पीड इनफ है। लेकिन हाँ, जो पावर है आपको ओवरटेक करनी है तो उस टाइम ये ज़रूर इसका बेनिफिट मिलता है आपको। बहुत लोगों का सवाल है कि यार इसमें वाइब्रेशंस कैसी हैं। अगर आपने आरई की पुरानी बाइक्स चलाई हैं, पहले वाली क्लासिक और पहले वाली बुलेट चलाई है, तो वो तो उनमें तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस थी, वो तो जनरेटर की तरह थी। तो इसमें वो ऐसा नहीं है, ये आरई का बहुत ही रिफाइंड इंजन है। तो ये 450 सीसी का है, तो सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो बहुत ही कम वाइब्रेशन है इसके अंदर। जिन लोगों ने होंडा चलाई है या जिन लोगों ने यामा चलाई है उनको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ही मिनिमम है। मतलब ऐसी वाइब्रेशन नहीं है जो आपको परेशान कर दे, वाइब्रेशन है बहुत ही कम है, बहुत ही हल्की फुल्की मामूली सी है, जो आपको कैरेक्टर और पावर, जो आप जब आप बाइक चलाते हो और जब थ्रॉटल देते हो तो वो आपको पावर जो आती है ना, जो पावर जनरेट हो रही है, वो कैरेक्टर है, उसका एहसास कराती है। तो अब दोस्तों बात करते हैं पहाड़ों में कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मैं टूर पे जब भी लेके गया हूँ तो मैं दिल्ली टू हिमाचल जाता हूँ, मैं अक्सर पहाड़ों में जाता हूँ टूर पे। ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है तो इसको हाई रेव करना पड़ता है, तो जहाँ स्पीड आपकी 20 से कम है वहाँ पे तो आपको लगेगा कि थोड़ी सी पावर कम है, क्योंकि पहले गियर में थोड़ी सी बोरिंग है, ये उतनी पावर इन्हें डिलीवर करती है। लेकिन जैसे आप सेकंड गियर लगाओगे ना, थोड़ा सा आपको 3000 RPM पे रखोगे तो ये कैसे भी कितनी भी खड़ी चढ़ाई हुई फटाफट निकल जाएगी। और इसमें मैंने ऑफ रोड भी किया है, तो ये इसको आप हिमालयन से या एक्सपल्स से इससे तो बिल्कुल कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि एडवेंचर बाइक नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल बाइक होने के हिसाब से, यानी कि रोडस्टर कैटेगरी की बाइक होने, क्योंकि ये बिल्कुल स्पोर्टी बाइक भी नहीं है जो इसके बिल्कुल ही स्टिफ सस्पेंशन हो, उतने स्टिफ भी नहीं है। एडवेंचर बाइक भी नहीं है जो इतने इसके सस्पेंशन की आपको सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा मिलता हो, वो भी नहीं है। तो थोड़ा सा मॉडरेट है मैं ही कहूँगा। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप पहाड़ों में जा रहे हो, तो आपको जो रफ़ पैचेस मिलते हैं ना, वो आप इससे कर सकते हो आसानी से। हार्डकोर ऑफ रोडिंग या बिल्कुल ही आपको स्पेशली ऑफ रोड आप ट्रेल देख के जा रहे हो, वो इस पर आप नहीं कर सकते, उसके लिए एडवेंचर बाइक से। तो आप टूर पे जा रहे हो या कहीं पहाड़ों में जा रहे हो, आपको रफ़ पैचेस मिल गए, ख़राब रोड मिल गए जो अक्सर मिलते हैं पहाड़ों में या कहीं पे भी, वहाँ पे आप इजीली इससे निकल सकते हो कम स्पीड में, वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सस्पेंशन थोड़े से उसके लिए डिज़ाइन नहीं है, लेकिन हाँ उतने स्टिफ भी नहीं, जैसे मेरे पास पहले स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक भी रही जिनके स्टिफ सस्पेंशन होते हैं, बिल्कुल रोड फोकस्ड बाइक होती हैं, तो उतने स्टिफ भी नहीं है। मतलब ठीक है, काम चल जाएगा। और क्वालिटी में कहाँ कमी है वो मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ। जैसे जो इसके स्विचेज़ हैं, इसके जो स्विचेज़ हैं, जैसे ये वाला स्विच है इग्निशन स्विच, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्विच है ना, ये पास लाइट वाला, अब इसमें ये ऐसे है, अब आपको हाईवे पे आपको किसी को पास देना है तो ये ऐसे काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाता है। ये पोजीशन देखो, ये थंब से आपको ऐसे करना पड़ता है ना, तो ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और इसकी जॉयस्टिक यार, इन्होंने डिस्प्ले काफ़ी अच्छी दी है, कलर TFT डिस्प्ले बहुत ही बड़ी है, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि ये ट्रिप 1 है और ये ट्रिप 2 है, उसके नीचे ये माइलेज लिखी हुई है, कितनी माइलेज निकल रही है, ठीक है। ये देखो, ये इसके ऊपर फ़ोन आया ना, तो थोड़ा सा इस पर शेडो आई है तो ये चेंज हो गया, डार्क मोड में आ गया। अडेप्टिव डिस्प्ले है। फ्यूल रेंज इसमें मिल रही है, उसके बाद ये रियल टाइम फ्यूल कंजप्शन, रियल टाइम में कितनी माइलेज आ रही है, और ये बैटरी की वोल्टेज, सर्विस ड्यू कितने दिनों में है,
इंजन टेम्परेचर, तो ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये जो टेम्परेचर है फ़िलहाल वो भी दिख रहा है, 21 डिग्री टेम्परेचर है। तो इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी अच्छी है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था कि नेविगेशन पूरा का पूरा इसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको फ़ोन जेब में रखो, लेकिन ये जो है ना, ये जॉयस्टिक, ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि चलती बाइक पे, मैं इसको नहीं छेड़ रहा, लेकिन चलती बाइक में बाइक की वाइब्रेशन से ये अपने आप ये चीज़ें ना ऐसे ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ये एक कमी है जो इम्प्रूव कर सकती है आरी। और उसके अलावा एक बार ऐसा हुआ कि थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश नहीं थी, थोड़ी हल्की बारिश थी। तो मुझे नेविगेशन कनेक्ट करना था इसके ऊपर, तो मैं इसको कंट्रोल कर रहा था जॉयस्टिक को ऐसे ऊपर नीचे। तो ये कंट्रोल अच्छे से हो नहीं पा रही थी, मतलब मैं जो करना चाह रहा था ऊपर नीचे इसके कंट्रोल, जैसे कि ये कंट्रोल्स हैं ये सारे, मैं नेविगेशन इसमें कनेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन मैं जिस तरीके से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था वहाँ पे वो एक्शन हो नहीं रहा था। तो ये कई बार अच्छे से काम नहीं करता इसका जॉयस्टिक। और जब मैं सर्विस सेंटर पे दिखाने गया तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आ नहीं रही थी, क्योंकि हमेशा आती नहीं है। तो ये एक छोटी सी कमी है जो इसमें आ रही है, जो कोई मेजर इशू नहीं है, जिससे काम चल जाता है। बट हाँ, जो भी है मैंने आपको बता दिया। मैंने चलाई है यामा और होंडा की बाइक्स, और उनके अंदर जो क्लच है वो सुपर लाइट होता है ना। होंडा के क्लच को यूज़ करने के बाद जब मैं आरी यूज़ कर रहा हूँ तो ये मुझे तब काफ़ी हार्ड लगा। अब तो हैबिट हो गई है, लेकिन हाँ क्लच इनका काफ़ी हार्ड है, क्योंकि होंडा का मैं यूज़ कर रहा था तो उसको तो आप ये छोटी उंगली से भी दबाओ तो दब जाता है। और ब्रेकिंग, यार ब्रेकिंग इस बाइक की कमाल है। जैसे इसमें अग्रेसिव परफॉर्मेंस है ना, जैसे ये पागल बाइक है जो पागलों की तरह भागती है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। हल्की सी ब्रेक दबाओ, बाइक स्पॉट ऑन वहीं पर रुक जाती है। तो एक और जो मुझे इसके अंदर कमी लगती है वो है ये इसकी हेडलाइट। हेडलाइट की रोशनी बहुत ही कम है, पर वो इस बाइक में नहीं है। वो आजकल जितनी भी BS6 के नॉर्म्स की वजह से जितनी बाइक्स आजकल मार्केट में आ रही हैं, सबकी हेडलाइट ना बिल्कुल ही मतलब यूज़लेस है। रात को अगर आप राइड कर रहे हो तो आपको कुछ दिखता नहीं है। तो ये बाइक हो या कोई भी, ज़्यादातर बाइक जो भी आ रही है मार्केट में, हेडलाइट काम की नहीं है। तो ऑक्सलाइट आपको लगवानी पड़ेगी। बट ऑक्सलाइट लगवाने के बाद पंगा ये है कि चालान होने का रिस्क उससे बढ़ जाता है, चालान हो सकता है उससे आपका। तो ये एक बात है। तो अब टायर्स की बात बता देता हूँ, टायर्स की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टायर जो है ना वो लुक के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे हैं, बहुत वाइड है। और ये टायर की अगर आप शेप देखो, टायर का डिज़ाइन देखो, तो ये जो टायर है ये कॉर्नरिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। और इस गुरेला 450 से कॉर्नरिंग बहुत अच्छी होती है, देखो। लेकिन इसमें कमी क्या है, प्रॉब्लम ये होती है, लीन तो ये इजीली हो जाते हैं, क्योंकि मैंने पहाड़ों में, माउंटेन्स में राइड करी है। माउंटेन्स के रोड आपको पता है कॉर्नरिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो कॉर्नरिंग करते टाइम लीन बहुत अच्छे से होते हैं, बड़े ही ईजिली लीन हो जाती है बाइक। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि ग्रिप जो है ना इन टायर की वो अच्छी नहीं है। टायर वाइड है, कॉर्नरिंग के लिए डिज़ाइन और शेप टायर की बहुत अच्छी है, लेकिन जो ग्रिप है ना, टायर का कंपाउंड है, यानी कि टायर का मटेरियल है, उसकी रोड पे ग्रिप अच्छे से बनती थी, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस की कमी आती है। तो मैं जब भी इस बाइक से कॉर्नरिंग कर रहा था, बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चल रहा था कि यार कहीं ये बाइक गिर ना जाए कॉर्नरिंग के टाइम पे, क्योंकि सेम रोड्स पे, सेम माउंटेन्स की जो रोड है, वहाँ पे मैंने दूसरी जो मेरी बाइक्स है उनसे भी कॉर्नरिंग करी है, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं आई। तो वो जो है ना टायर थोड़े से इसके इंप्रूव होने चाहिए, या फिर आप बाद में लेने के बाद मार्केट में शायद कोई और अच्छा टायर हो तो वो आप लगवा सकते हैं। तो टायर इसके अच्छे नहीं हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इसमें वैसे तो मैंने ये टायर अगर लगा दिया, लेकिन जब ये कंपनी से बाइक आती है ना तो ये ऐसी आती है इसके बिना। देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत लाजवाब लगती है, बट पानी में, बारिश में जब आप चलाओगे इसको तो ये आपको पूरा भिगा देगी, क्योंकि रियर टायर से, इतना बड़ा टायर है 160 सेक्शन का, तो पीछे से बहुत पानी फेंकता है, कीचड़ फेंकता है आपके ऊपर, तो पूरा गंदा कर देगा आपको भी, आपके आगे पीछे वालों को भी। तो जब मैंने बाइक ली थी, क्योंकि मेरी, आपको पता है, मैंने बताया कि मेरी नॉर्थ इंडिया की पहली डिलीवरी थी, तो उस टाइम तो कोई ऐसी एक्सेसरी नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने सुना है कि अभी फ़िलहाल एक एक्सेसरी आ रही है जो यहाँ पे शायद कुछ लगा होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसे, मड फ्लैप या कुछ और बोलते हैं, मड फ्लैप तो नहीं, कुछ बोलते हैं। जैसे कि इसकी टेल जो है ना, ये अभी बहुत छोटी सी है टेल, तो इसके साइड में कुछ लगता है, तो वो
एक्सेसरी में क्यों आ रही है? वो तो यार बेसिक चीज़ है ना, वो कंपनी को वैसे ही देनी चाहिए। आप बाइक लो, उसके बाद और पैसे दो, फिर वो एक्सेसरी लगाओ जो कि बेसिक चीज़ है, कीचड़ फेंकने वाली, तो ये साथ में आनी चाहिए। उस टाइम पे जब मैंने बाइक ली थी उस टाइम ऐसी कोई एक्सेसरी आई नहीं थी, तो मैंने ये टायर हगर लगवा लिया था। इसका मैं दे दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये 800 रुपये का था। बट हाँ, अब आपको ये लगवाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो जो आरी के आ रहा है वो लगवा लो। मेरे को रेट पता नहीं शायद उसका। हाँ, रेट की बात कर ली है तो इसकी पार्ट्स के और एक्सेसरीज़ के जो कॉस्ट है वो बहुत ओवर प्राइस्ड है। जैसे कि ये मिरर, ये बारन मिरर मैंने लगवाए थे, ये 7100 के हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। क्वालिटी इनकी अच्छी है बट 7000 यार कोई सेंस बनता नहीं है। तो इसकी कोई भी एक्सेसरीज देख लो, सारी बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, रीज़नेबल प्राइस नहीं है आरी का। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। बाइक जो है ना, जिस प्राइस पे आ रही है इस सेगमेंट में, ये जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं, ये कलर TFT डिस्प्ले, नेविगेशन उसमें कनेक्ट हो जाता है, आरी की ऐप से पूरी कनेक्ट हो जाती है, सब कुछ ब्लूटूथ वगैरह सारी चीज़ें मतलब कनेक्ट हो जाता है, और नेविगेशन आप उसमें देख पाते हो, ये सारी चीज़ें। और ये जो टायर प्रोफाइल प्लस 450 सीसी का ये इंजन जो इतनी अच्छी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो काफ़ी सारी पॉजिटिव साइड्स भी हैं। ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं जिस प्राइस पॉइंट पे 2,80,000 2,95,000 में ये आपको बाइक ऑन रोड पड़ रही है दिल्ली में, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा इसकी अच्छी बात ये है कि इसकी सर्विस जो है ना वो काफ़ी अफोर्डेबल है, सस्ती है सर्विस इसकी। अभी मैंने 2 सर्विस करा चुका हूँ। पहली सर्विस मेरे ख्याल से 1300 के आसपास हुई थी, दूसरी सर्विस शायद 1500 के आसपास हुई थी। सर्विस की वीडियो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। सेकंड सर्विस 1500 की इसलिए हुई थी क्योंकि उसके अंदर चेन क्लीन और चेन ल्यूब करवाई थी मैंने, क्योंकि 4500 किलोमीटर मैंने करवाई थी। तो सर्विस कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल है, बाइक वैल्यू फॉर मनी है, और पार्ट्स की और एक्सेसरीज़ की जो कॉस्ट है वो बहुत ओवर प्राइस्ड है, वो हाई है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किसको ये बाइक लेनी चाहिए, किस तरह के राइडर के लिए ये बाइक है। जैसा कि सिटी में इसकी माइलेज आती है 23 से 25, तो अगर आपको डेली कम्यूट करना है और आप अगर इस माइलेज में ओके हैं और आप एक यंग राइडर है जिनको थ्रिल चाहिए बाइक में, परफॉर्मेंस चाहिए, अग्रेसिव राइडिंग पसंद है, आप ये बाइक ले सकते हैं। और आपको उतनी अग्रेसिव राइड नहीं चाहिए, आपको एक नॉर्मल ज़्यादा पावर के साथ बट रिलैक्स राइड चाहिए, तो आप 350 वाली सेगमेंट में जा सकते हो। आप इस बाइक को आरी की पुरानी बाइक से ना मतलब बिल्कुल उससे जज नहीं कर सकते। जो पहले की बाइक हैं, जो सोचते हो कि बुलेट जिन्होंने चलाई है, जिन्होंने क्लासिक चलाई है, थंडरबर्ड चलाई है, या वो उसके बारे में सुना है, तो वैसी राइड क्वालिटी नहीं है इसकी। रॉयल इनफील्ड की ये बाइक है बट इसका जो कैरेक्टर है ना वो बहुत ही डिफरेंट है। ये KTM जैसी बाइक है, अग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, और वेट इसका 185 kg है। चलाने में बहुत हैंडलिंग अच्छी है, अग्रेसिव है। तो मोटी मोटी बात ये है कि अगर आपको वो थ्रिल चाहिए, वो फन चाहिए राइडिंग का, और वो पागलों वाली वो मतलब वो पागल परफॉर्मेंस चाहिए बाइक से, तो ये बाइक आपके लिए है। आपके साथ बड़ी बाइक जा रही है सुबह राइड पे, 650 सीसी हो या कोई स्पोर्ट्स बाइक जा रही हो, तो इसकी पावर जो है ना आपको मतलब ऐसा आपको ऐसी कमी फील नहीं होगी यार मैं तो रह गया। लेकिन जिनको रिलैक्स राइडिंग पसंद है, जिनको लॉन्ग टूर करने हैं और रिलैक्स राइड पसंद है, 80-90 पे पूरे दिन क्रूज़ करना है और बहुत अग्रेसिव नहीं चाहिए, एक रिलैक्स कंफर्टेबल राइड चाहिए, तो 350 सीसी में काफ़ी सारी बाइक्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और मैं रेकमेंड करूँगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आपके पास कम्यूट के लिए, ऑफिस आने जाने के लिए, अगर आपके पास कोई छोटी बाइक है 150 सीसी 200 सीसी जिससे आप कम्यूट करते हो, और आपको एक सेकेंडरी बाइक चाहिए जो आपको फ़न के लिए चाहिए, प्योरली राइड और राइड को एंजॉय करने के लिए चाहिए, संडे राइड के लिए चाहिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। इससे ही आपको सब कुछ करना है। यही अगर आपकी सिंगल अकेली बाइक है, प्राइमरी बाइक है, तो आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी वो है इसकी माइलेज। और कमेंट्स में काफ़ी सारे भाइयों ने, काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि यार मेरे पास 150 सीसी बाइक है या फिर मेरे पास कम सीसी वाली बाइक है, उसके बाद डायरेक्टली क्या मैं इस बाइक पर आ सकता हूँ? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी बाइक की पावर है, परफॉर्मेंस है, जब आप इसको चलाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के ये बाद में बाइक ली है, जिन्होंने 150 सीसी और 100 सीसी सेगमेंट से डायरेक्टली गोरिल्ला पे स्विच किया है, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई भी बाइक चला सकते हो आप। बाइक अग्रेसिव है लेकिन इसके अंदर इको मोड भी है। स्टार्टिंग में जिस दिन आप डिलीवरी लेके आते हो इको मोड पर चलाओ थोड़े दिन, जब आप कंफर्टेबल फील करो परफॉर्मेंस मोड में चलाओ। ऐसा नहीं है कि बाइक आपके हाथ से निकल जाएगी या फिर आगे से उड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप इस बाइक को ले सकते हो, चाहे आप 100 सीसी चला रहे हो, चाहे 200 चला रहे हो, जौन सी मर्जी बाइक चला रहे हो, चला सकते हो बिल्कुल।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाइक के बारे में और टूरिंग के बारे में हमारे ग्रुप में जितनी और भी बाइक्स हैं तो उन सब चीज़ों के बारे में चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।